जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं एक नया चैप्टर लेके क्लास 9 से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो जाएंगे। हो सकते हैं इस पे 2-4 वीडियो बन जाए, लेकिन जितने भी वीडियो बनेंगे आप पूरे वीडियो अगर अच्छे से देख लेते हो। और मैं बार बार बोलता हूँ यही कि वीडियो देखने के बाद आप एक बार जरूर चैप्टर रीड करो, जिससे आपको पता चले कि हाँ सर ने क्या पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपके एक भी टॉपिक, एक भी चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूँ इस वीडियो में। तो सारे टॉपिक, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको अच्छे से वीडियो को वॉच करना है। ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जो आपके एनसीईआरटी से जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है महर्षि कर्नर के बारे में, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, महर्षि कर्नर के बारे में। ठीक है, लैंग्वेज से ही पता चल रहा है महर्षि कर्नर। तो महर्षि कर्नर हमारे आए, इन्होंने बताया एक चीज है जिनको उन्होंने बताया पदार्थ। क्या बताया? पदार्थ। इसको मैं तोड़ता जाऊं, उन्होंने बताया कि इसको एक तोड़ता जाऊं, है ना, तोड़ता जाऊं। ठीक है, तो एक ऐसा समय आएगा, है ना, अ स्टेज विल कम, इसको मैं और डिवाइड नहीं कर सकता, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। ठीक है, तो उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? परमाणु दे दिया। क्या नाम दे दिया? परमाणु। भाई इंडियन है तो पदार्थ को तोड़ते तोड़ते एक समय ऐसा आया, है ना, कि इसको और भाग में मैं नहीं तोड़ सकता हूं, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। ठीक है, अब ये हमारे महर्षि कर्नर थे। जस्ट हमारा एक इंडियन फिलोसफर जिसका नाम है क्या? फकुदा कटायम। क्या है? फकुदा कटायम। फकुदा कटायम ने बताया कि ये जो हमारे परमाणु है ना, ये हमेशा क्या करते हैं, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये हमेशा नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। ठीक है, ये हमेशा सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि एक परमाणु है वो हमेशा सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये हमेशा क्या करेंगे? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नॉर्मली, है ना, नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। किसने बताया? फकुदा कटायम ने बताया। ठीक है, फिर हमारे आए कौन? ग्रीक फिलोसफर जिसका नाम था डेमोक्रिटस एंड लूसिपस। डेमोक्रिटस एंड लूसिपस। तो इन्होंने बताया कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यदि, अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो रहा है, पदार्थ से किसमें आ गया? मैटर में। तो कह रहा है क्या कि इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर a stage will come which can not be further divided। तो इन्होंने बताया क्या कि अगर हम मैटर को तोड़ते जाए तो एक ऐसा समय आएगा, है ना, एक ऐसा समय आएगा जिसको मैं और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? डेमोक्रिटस ने इसका नाम रख दिया क्या? डेमोक्रिटस कॉल दिस पार्टिकल्स एटम्स। इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? एटम्स रख दिया। ठीक है, एटम रख दिया कि एक समय ऐसा आएगा कि मैटर को मैं तोड़ता जाऊंगा, तो एक ऐसा समय आएगा जिसको मैं और नहीं तोड़ पाऊंगा, तो इसका नाम इन्होंने क्या रख दिया? एटम्स रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे आते हैं कौन? लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन किसे बताया था? एंटोनी एंड लिवोइजर ने बताया था। एंटोनी एंड लिवोइजर ने बताया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। तो अब हम देख रहे हैं क्या? लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो दिया किसने था? एंटोनी एंड लिवोइजर। एंटोनी एंड लिवोइजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। पहला क्या है हमारा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किसके बारे में, ये हम आगे देखेंगे लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोस्ट के बारे में, लेकिन अभी हम क्या देखेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है? लिवोइजर 1774 में दिया है। ठीक है, पहले मैं बता चुका हूँ, मास इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट होते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ना तो मास बनते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। यानी कह रहे हैं कि देयर इज नो चेंज इन मास, मास में भी कोई चेंजिंग नहीं आते, केमिकल रिएक्शन के दौरान भी मास में कोई चेंज नहीं आते। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से। जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट एक ले लेता हूं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करूंगा तो क्या आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएंगे। अब देखो, जितने हमारे यानी रिएक्शन से पहले जितने मास थे उतने ही हमारे क्या होंगे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही मास रहेंगे। कैसे? यहाँ देखो, कैल्शियम के कितने मास है आपको पता होंगे, कैल्शियम के कितने होंगे? 40, है ना, आपको पता होंगे। यहाँ पे कार्बन के कितने होंगे? 12,
और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, तो एक के 16 होते हैं तो 3 के कितने हो जाएंगे 48। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे ये 100। ठीक है, मान लेते हैं ये 100 ग्राम होगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्या है, कैल्शियम का इस साइड भी कितने हैं 40 है, इस साइड एक ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएंगे। इधर कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 12 है और 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 ऑक्सीजन है तो यानी एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी ऐड करेंगे हम तो कितने हो जाएंगे 56 और 44 है ना, विच ऑल्सो गिव्स कितने हो जाएंगे ये 100 हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे। तो ये देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये चीज याद रखना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, जितने हमारे रिएक्शन से पहले जितने मास रहेंगे उतने ही रिएक्शन के बाद भी उतने ही मास रह जाएंगे। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है ना, उसको आप देख लेना एक बार, क्या दिया हुआ मैं समझा देता हूँ। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया हुआ क्या Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है ना, ठीक है, और इथेनोइक एसिड CH3COOH, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं है ना, क्या है सोडियम कार्बोनेट, इथेनोइक एसिड और इसके रिएक्शन के बाद क्या बना है हमारा सोडियम इथेनोएट है ना, यानी CH3COONA, सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, ये आपके दिए हुए। अब इनके मास भी दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं बैलेंस कर लेता हूँ एक बार है ना, सोडियम कितना है 2 है, इधर कितना है 1 है ना, तो यहाँ पे मैं 2 देता हूँ, 3 2 6 यहाँ पे, तो आई थिंक बैलेंस हो गया। ठीक है, एक बार आप देख लेना। तो यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे दिए होंगे आपके कितने 5.3 आई थिंक, ठीक है, इतने ग्राम दिए होंगे, ये कितने दिए होंगे 6 ग्राम, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 11.3 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे ये कितने दिए होंगे हमारा सोडियम इथेनोएट कितने दिए होंगे 8.2 ग्राम, ये कितने दिए होंगे कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम। ठीक है, 2.2 ग्राम, और ये कितने दिए होंगे 0.9 ग्राम। तो इनको भी ऐड करूंगा मैं तो ये भी क्या हो जाएंगे 2 और 2 4 कितने हो जाएंगे 3 है ना, 3 हो जाएंगे और 8 2 10 11। ठीक है, 11.3 ग्राम ये भी हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया है ना, ये आप अच्छे से देखोगे बहुत लंबा में दिया हुआ है। तो सोडियम कार्बोनेट जब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है किससे हमारा इथेनोइक एसिड से है ना, तो यहाँ पे क्या बनता है सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके भी मास दिए हुए हैं, देखो ये हमारे रिएक्शन से पहले का मास है कितना 11.3 ग्राम, और रिएक्शन होने के बाद भी हमारा कितना बन रहा है 11.3 ग्राम ही इनके मास बन रहे हैं। तो यही चीज कहता है कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तब तक के लिए जय हिंद।